साथियों, राम प्रताप सिंह कुशवाहा की तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग स्वीकार करें और हमारे चैनल से जुड़ें। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज पावन विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती पर सभी को हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामना। कभी आपने चिंतन किया कि आखिर विश्वकर्मा जी मतलब हैं कौन से देवता और किस रूप में इनका प्राकट्य हुआ है? सृजन और रचना और वास्तु के देव अगर कोई हैं तो वो श्री विश्वकर्मा जी हैं। पूरी इंजीनियरिंग और अभियंतागिरी जो है इन्हीं को समर्पित रही है। कभी भी आप उठाइए, चाहे प्रभु श्री राम जी का युग उठाइए, चाहे श्री भगवान श्री कृष्ण जी का युग उठाइए, चाहे सुर संस्कृति उठाइए, चाहे असुर संस्कृति को उठाइए, लेकिन विश्वकर्मा जी आपको हर जगह विराजमान मिलेंगे। और विश्वकर्मा जी का संबंध सीधे भगवान विष्णु जी से है। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में ही थे तभी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था और ब्रह्मा जी से धर्म का प्राकट्य हुआ और धर्म से वास्तु का प्राकट्य हुआ और वास्तु के पुत्र हैं श्री विश्वकर्मा साहब जो रचना करते हैं। पूरा इतिहास आप भारतीयों का उठाएं, सनातन व्यवस्था का, तो विश्वकर्मा जी से ही सारे गुणों का एक तरह से प्रादुर्भाव होता है। चाहे दुनिया की सबसे पहली राजधानी अयोध्या हो, अयोध्या का जब वैकल्पिक महत्व आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित और उसको सुंदरीकृत किया गया था। इसी तरह जब भगवान कृष्ण जी के समय काल में आए तो द्वारका जी जो समुद्र के अंदर बनी थी वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। तो इस पावन बेला पर मैंने कहा कि आज कुछ चैनल का काम ही कर लिया जाए जो पेंडिंग चल रहा है। और पेंडिंग काम है कि जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा 2023 हुई थी उसके प्रश्नों के उत्तरों का अभी पूरा प्रत्युत्तर नहीं दिया जा पाया है। तो आज चौथा प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है आज पावन दिवस पे, क्योंकि आज पावन दिवस में एक प्रसंग भारत में और बहुत ही ज्वलंत है। वो है आज माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब जी का आज पावन जन्मदिन है। और भाई बहुत खुशी की बात है, हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वास्तव में प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु को बहुत महत्व देते हैं। और विश्व पटल पर अभी G20 ऐसा महासम्मेलन हुआ, उन्होंने भी इन विषयों पर बृहद रूप से अपना विचार रखा, देश का विचार रखा, क्योंकि वो G20 के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष के रूप में भी और भारत देश के रूप में भी उन्होंने पर्यावरण और प्रकृति, नेचर, इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंजिंग के लिए फाइनेंस कलेक्ट किया बड़े बड़ी महाशक्तियों से। और उन्होंने एक तरह से सम्मोहन प्रदान किया और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री आए थे मीटिंग में वो सब सम्मोहित हो गए और माननीय प्रधानमंत्री जी के का जो सपना था उस सपना को सबने साकार करने में हामी भर दी। ये एक बहुत बड़ी भारत की विजय है, भारत के एक कल्चर की, भारत की एक संस्कृति की। और भारत हमेशा से पर्यावरण और प्रकृति, नेचर का समर्थक रहा है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो उसी से संबंधित मैंने आज ये प्रसंग चुना कि इसके तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री जी की गरिमामय विवेचन भी हो जाएगा और उनके द्वारा जो प्रकृति संबंधी कार्य किए जा रहे हैं उसका भी विवेचन किया जाएगा। क्योंकि भारत में अगर कोई भी मुख्यमंत्री माननीय अगर कोई कार्य करते हैं प्रकृति संबंधी तो ये माना जाएगा कि देश कार्य कर रहा है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो कार्य हो रहा है। तो भाई चौथे प्रश्न को मैं जल्दी से पढ़े दे रहा हूँ जिससे आपको समरी याद आ जाए और फिर मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। चौथा प्रश्न पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था कि वर्तमान सत्र 2022-23 में भारत के किस राज्य ने 36 करोड़ 15 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा। इसी के साथ किस राज्य ने 100 वर्षों से अधिक दुर्लभ पौधों के संरक्षण और विरासत, राज्य विरासत घोषित करने का एक लक्ष्य रखा है, मतलब किया है।
और तीसरा प्रश्न था इसमें, क्योंकि एक प्रश्न में कई छोटे छोटे प्रश्न जुड़ जाते हैं, कि किस राज्य ने ऐसी योजना बनाई है कि नवजात शिशु पैदा होने पर उसके नाम से 100 वृक्ष राज्य में लगाए जाएंगे। ये 3 प्रश्न थे प्रश्न नंबर 4 में, यदि आपको ध्यान हो, और इन तीनों प्रश्नों का मैं क्रमवार उत्तर आपको दे रहा हूँ। ये गौरवमयी कार्य गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में अंकित भी हो गया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये लक्ष्य रखा था इस सत्र में कि 36 करोड़ पौधे राज्य में लगाए जाएंगे सरकारी और प्राइवेट रूप से। तो वो लक्ष्य भी काफ़ी कुछ प्राप्त हो गया है, मतलब 36 करोड़, और 100वां करोड़ पौधा वो लगा चुके हैं। पिछले साल सुल्तानपुर जनपद में उन्होंने 100वां करोड़ पौधा रोपित किया था। तो वास्तव में वही वो ऐसी नीतियाँ उनकी बहुत ही पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए एक तरह से जीवंत उदाहरण है। हम तो कह रहे हैं कि देश ही नहीं, विश्व के सारे लीडर्स को और जो भी राज्यों में हैं उन सबको इस नीति का पालन करना चाहिए। विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी उनको विशेष आइकॉन एम्बेसडर के रूप में दुनिया में प्रस्तुत करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी साहब को। इसके अलावा उन्होंने एक और महती योजना बनाई जो वास्तव में बहुत ही दीर्घकालिक है और बहुत उसका असर है, कि उन्होंने जो 100 वर्ष से अधिक पौधे हो गए थे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, उन्हें राज्य की धरोहर और विरासत के रूप में चिन्हित किया गया सरकार के रूप से, और एक तरह से वो तीर्थाटन और पर्यटन का भी विकास का एक केंद्र बनेंगे। उनको संरक्षित किया जाएगा, उनका मतलब उनको एक तरह से आइकॉन उन वृक्षों को रूप दिया जाएगा। और ये वास्तव में, क्योंकि देखिए आप किसी भी गांव में जाइए, और तो गांव चाहे पुराना बसा हो या नया बसा हो, अगर उसमें आपने कोई दीर्घ पुराना पौधा देखा जिसकी जटाएं फैली हुई हैं, चारों तरफ पेड़ बहुत मजबूत है, तो आप ये समझ जाइए कि उस गांव के वासी स्थायित्व जीवन है उनका और वो खुशहाल हैं। पेड़ अपने आप में एक परिचय देता है वहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों का। यही हमारे चैनल की खूबी है कि हम विशेष गुणों को कलेक्ट करके और प्रकृति के रूप के प्रतिरूप में मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे किसी गांव में जाएं आप और बबूल और खजूर और खजूरिया के पौधे अगर आपको दिख जाएं तो आप ये समझिए कि वहाँ पर नकारात्मक श्रेणी के लोग रह रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आप किसी गांव में जाइए, वहाँ बरगद, आम, पीपल और जामुन आदि के वृक्ष आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि उस गांव में संपन्नता है, सौम्यता है और सुशीलता है और विनम्रता है तथा ज्ञान भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य में पेड़ पौधों और वृक्षों को संरक्षित करने का आदि और अनादिकाल से, प्रभु श्री राम जी के टाइम से, महाभारत में वेदव्यास जी के नाम तरफ से भी, और महाभारत में युधिष्ठिर और पांडव जो वनगमन किया उन्होंने, उस समय के कुछ दुर्लभ पौधे मौजूद हैं। बाराबंकी में जैसे कल्प वृक्ष पारिजात का पौधा है, उसी तरह का एक पौधा हमीरपुर जनपद में है, बुंदेलखंड में, और ये शान है। और यदि आप नीम सारण में जाएं, सीतापुर में, तो वहाँ पर वेदव्यास जी के लिए जहाँ भागवत लिखी गई वो पौधे मौजूद हैं। यदि आप मथुरा जाएं तो वहाँ पर बंसीवट मौजूद है जो दिखाता है कि हाँ, ये पौधे 5-5 हज़ार साल से खड़े हुए हैं, मतलब 5,000 की सभ्यता और संस्कृति को वो संजोए हुए हैं। ये प्रमाणिक, प्रकृति के प्रमाणिक स्वरूप हैं, इनको आप कहाँ ले जाओगे। कई लोग कहते हैं कि मालूम नहीं महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये आप कपोल कल्पित बताते हो। इस तरह की टिप्पणी कुछ आधुनिक विचारक, समीक्षात्मक लोग करते हैं। अरे उनसे कहिए कि जाइए 5-5 हज़ार साल पुराने पेड़ों को देखिए आप, और जिनके बारे में किंवदंती है, मान्यता है कि ये अर्जुन ने लगाया, ये युधिष्ठिर ने लगाया, इसमें वेदव्यास जी ने जो है श्री महाभारत लिखी। आप जाइए नैमिषारण्य में, देखिए वृक्ष को। चित्रकूट में दर्शन करने जाइए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ श्री रामचरितमानस के पन्नों को लिखा है, वो पीपल का वृक्ष भी जब आप वहाँ कामतानाथ जी के परिक्रमा करें तो वहाँ पर मिलता है।
इस तरह के दुर्लभ पौधे संयोजित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब ऐसे दुर्लभ और अद्वितीय वृक्षों की श्रेणी में जब आप जाएंगे तो प्रयागराज संगम के किनारे अक्षय वट कम से कम हजारों साल पुराना वृक्ष है, जिसका विवरण रामायण और श्री रामचरितमानस में मिलता है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी ने हाथ उठाकर ये संकल्प लिया था कि हम इस पृथ्वी को राक्षसों के विहीन कर देंगे, वही दुर्लभ अक्षय वट वृक्ष है। तो अब वहाँ सरकार ने इसको अर्पित किया है और वहाँ पर्यटन का विकास हो रहा है और पेड़ों का संरक्षण हो रहा है। वास्तव में ये बहुत बड़ी और बहुत ही श्रेष्ठतम योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। वो पेड़ भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि अगर संरक्षित न किया गया हो तो वो पेड़ को संरक्षित करें, जिसमें परम पूज्य श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने अंग्रेज़ों के ऊपर गोली चलाई थी और अपनी रक्षा उस पेड़ के द्वारा की थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए और उस पेड़ की वजह से, जामुन के वृक्ष की वजह से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का सिंहासन हिल गया था और रातों रात उस पेड़ को अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था। मतलब देखिए कितना बड़ा इतिहास छिपा हुआ है इन वृक्षों के इतिहास से। और वृक्ष हमारे उस समय काम आते हैं जब आमने सामने गोली चलती हैं शत्रुओं से और हमारी सेना के और पुलिस के जवानों के बीच में, तब पेड़ एक ढाल बनकर खड़े होते हैं और रक्षा करते हैं। किसकी? सत्य पक्ष की। पेड़ हमेशा सत्य पक्ष की रक्षा करता है। कभी भी आप देख लेना, जब भी इनकाउंटर होते हैं तो आप देखिए कि हमारे जवान पेड़ों की आड़ लेते हैं। और आड़ क्यों ना लें, क्योंकि श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब बाली का वध किया भगवान प्रभु श्री राम जी ने, तब पेड़ की आड़ लेके प्रहार किया था। आपको याद आ गया होगा प्रसंग। वास्तव में ये प्रसंग साधारण नहीं है। रामचरितमानस के प्रसंग साधारण नहीं है। रामचरितमानस के प्रसंगों को अगर हमारे जवान जो युद्ध में जा रहे हैं, शत्रु पक्ष पे अटैक करने जा रहे हैं, उनको जरूर श्री रामचरितमानस के इन महान ज्ञान का परिशीलन करना चाहिए और उनको अपने हृदय कम करना चाहिए, हृदय में बैठालना चाहिए। तभी किसी अभियान के लिए निकलना चाहिए। पहले सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने साथियों की सुरक्षा और उसके बाद फिर प्रहार, तब आप सफल होंगे। ये प्रभु श्री राम जी से शिक्षा लीजिए। श्री राम जी प्रभु ने जो रामचरितमानस में वर्णन है वो हम ऐसे मानवों को प्रेरणा देने के लिए है। तो वृक्ष हमेशा हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन भी देते हैं और विकट समय में जब जीवन का कोई सहारा नहीं दिखाई देता, कोई ढाल नहीं बनता, तब वृक्ष ढाल बन के खड़े होते हैं। कभी इस पे आपने गौर किया, मंथन किया, चिंतन किया? नहीं किया तो आज से करिए और एक वृक्ष को अवश्य लगाइए। इसी में तीसरा क्वेश्चन है, यह गौरवमयी कार्य सिक्किम सरकार ने किया है। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य किया है कि उनके राज्य में जब भी कोई नवजात शिशु पैदा होगा तो उसके नाम से सिक्किम सरकार 100 पेड़ लगाएगी। यद्यपि जो अब चौथी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ हमारे प्रश्न में नहीं थी, लेकिन आज चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और हमारे देश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ी सप्रेम भेंट उन्होंने दी है सरकारी कार्य से, उनकी पूरी विश्व में सराहना होना चाहिए कि आज की तारीख में 17 सितंबर 2023 को 1 करोड़ वृक्ष आसाम सरकार में श्री हेमंत शर्मा जी आज रोपित करने जा रहे हैं। 1 करोड़ पौधे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर। वास्तव में आसाम सरकार को और श्री हेमंत शर्मा साहब को हमारे चैनल व हमारी तरफ से कोट बधाई कि इसी तरह से प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल कार्य वो करते रहें और देश का नाम ही नहीं होना है, ये सृष्टि का कार्य है।
आखिर सृष्टि के कार्य के लिए भी तो कौन कार्य करेगा भाई? इन नेताओं को इन सरकारी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों ने चुना है कि इसके लिए चुना है कि आप देश में ऐसे व्याख्यान दीजिए, ऐसा संबोधन करिए जिससे देश में एक पक्ष आपसे नाराज़ हो जाए। ऐसी तो नेतागिरी नहीं करना चाहिए ना। नेता का मतलब तो भाई ये है कि आप वो कार्य करिए जिससे समाज का हर व्यक्ति आपसे खुश हो। समाज का एक एक नागरिक आपका व्यक्ति है। वो तब तक आप पक्ष और विपक्ष बांट सकते हैं जब तक आप सरकार नहीं बने हैं। जिस दिन आप सरकार बन गए उस दिन से जिसने वोट दिया वो भी आपका है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपका है, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही भारत का संविधान कहता है। फिर आप एक वर्ग को भाई नाराज़ क्यों कर रहे हैं? कुछ नेताजी लोग ऐसी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं जो टिप्पणियाँ उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय में विचार चल रहे हैं और जनता परेशान है। तो ऐसा कार्य भाई माननीय नेताओं को नहीं करना चाहिए। कोई भी नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों या श्री तमिलनाडु जी के हों। भाई देखिए, हमारा चैनल तो एकदम कबीरदास जी के ऊपर चलता है भाई। किसी को कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो अच्छा होगा, जो यथार्थ होगा, हम उसी को अपने चैनल के द्वारा बताएंगे। यही हमारे चैनल की विशेष खूबी है। और जो प्रगति का कार्य करेगा, कोई भी कार्य करो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सरकार का हो, अगर वो कार्य प्रगति और पर्यावरण और जलवायु से संबंधित कोई भी कार्य करेगा, उसको हम जरूर भाई उसको महत्व देंगे और उसके सम्मान में 2 शब्द हमारा चैनल और हम अवश्य टिप्पणी व्यक्त करेंगे, सकारात्मक, पॉजिटिव। और जो अगर भाई विपरीत में कार्य करेगा, प्रकृति के विपरीत या सामयिक घटनाओं में प्रतिकूल प्रभाव समाज पे पड़ेगा, तो उसके बारे में भी मैं अपना पक्ष रखूँगा भाई। साथ में मेरी छोटी सी संस्था भी है, राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ। उसके द्वारा मैं संस्कृति और सब मतलब कल्चर प्रोग्राम को भी बढ़ाने के लिए मैं पक्षधर है हमारा चैनल। तो उसके तहत भी मैं वर्क करता हूं और जन जागरण करने का प्रयास करता हूं। आपकी प्रतियोगिता के अन्य कुछ प्रश्नों का भी जवाब समय समय पर समय निकाल कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी फ़ोन हैंग हो जाता है, कभी इंटरनेट नहीं आता है, कभी कभी फ़ोन की गैलरी बढ़ जाती है तो उसे फिर खाली करना पड़ता है। भाई काफ़ी काम हो जाता है और फिर सब लोग हमको यूट्यूबर नाम के दे देते हैं। मतलब भाई बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। अरे भाई सब्सक्राइब करिए इस पावन पुण्य बेला पर। और देखिए, अभी हम फिर आपको आगाह कर रहे हैं, 40 टापू दुनिया के समुद्र में विलीन हो गए हैं और नीमसार जो हमारा सब मतलब वो है पर्यटन मतलब धार्मिक स्थल, वो भी